भूतिया गांव। घने जंगलों के बीच एक सुनसान गांव था जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। इस गांव का नाम धूपगढ़ था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि यहां रहने वाले सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए थे और तब से यह गांव वीरान पड़ा है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा चलती थी जो किसी अनजाने खतरे का आभास कराती थी। इस गांव के चारों ओर कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बाहर के लोग कहते थे कि यह गांव आत्माओं का घर है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गांव के घरों से रात में चीखें और रोने की आवाजें सुनी हैं। कहानी तब शुरू होती है जब चार दोस्तों का एक समूह, अजय, रोहन, प्रिया और नेहा, इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। वे लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक दिन वे गांव पहुंचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे रात में गांव के एक पुराने घर में रुकेंगे और देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या होता है। शाम होते ही वे गांव पहुंचे। गांव की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सारे घर जर्जर हो चुके थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और जगह जगह घास और बेलें उग आई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। गांव पूरी तरह सुनसान था, लेकिन अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी जो उनकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर रही थी। वे चारों गांव के सबसे बड़े घर में गए, जो कभी गांव का सरपंच का घर हुआ करता था। घर के अंदर अंधेरा था और जगह जगह मकड़जाल फैले हुए थे। वे लोग अंदर जाकर एक कमरे में बैठ गए। अजय ने माचिस जलाकर मोमबत्ती जलाई, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी हुई। रात गहराती जा रही थी। अचानक नेहा को लगा कि उसने कुछ सुना है। वह चौंकी और बाकी दोस्तों से बोली, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? बाकी तीनों ने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्होंने भी वही आवाज सुनी। यह किसी के कदमों की आहट थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, परंतु आहट अब तेज होने लगी थी और चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया और कमरे का तापमान एकदम से गिरने लगा। कमरे में अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। प्रिया ने डर कर कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में अचानक एक साया प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी आंखें चमकने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे सुन्न हो गए। साया उनके करीब आने लगा और उसकी शक्ल साफ होती गई। वह एक भयानक विकृत चेहरा था, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरे घाव थे। तभी कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और उनमें से एक भयानक चीख निकलने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। साया अब उनके बहुत करीब आ चुका था और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें गांव के लोग खड़े थे। उसने चौंक कर देखा। वह साया तस्वीर के बीच में खड़े एक आदमी से बिल्कुल मिलता जुलता था। तभी साया ने एक जोर की चीख मारी और कमरे की सभी खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। अचानक दरवाजा खुल गया और चारों किसी तरह बाहर भागने लगे। वे गांव छोड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गांव से दूरी बनाई, लेकिन उनके कानों में अब भी वही भयानक चीखें गूंज रही थीं। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने गांव के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले गांव में एक भयानक घटना घटी थी। गांव का सरपंच लालची और निर्दयी था। उसने गांव के लोगों से बहुत अत्याचार किए थे और एक दिन गांव वालों ने उसे मारकर उसके परिवार को श्राप दे दिया था। तब से वह साया गांव में भटक रहा था और हर उस इंसान को सताता था जो गांव में आता था। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस गांव का नाम भी नहीं लेंगे। धूपगढ़ गांव अब भी वीरान पड़ा है और उसकी सड़कों पर आज भी वह साया भटकता है अपनी अगली शिकार की तलाश में। अजय, रोहन, प्रिया और नेहा की वापसी के बाद
वे इस भयानक अनुभव को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, परंतु यह डरावना गांव उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। अजय अक्सर रातों में चीखते हुए उठ जाता था। उसे उस साए का चेहरा बार बार सपनों में दिखाई देता। प्रिया और नेहा को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। कभी उनके कमरे में किसी के होने का एहसास होता, तो कभी उनके आसपास ठंडक फैल जाती। सबसे ज्यादा बुरा हाल था रोहन का। उसे उस रात के बाद से हर रात एक ही सपना आता। वह भूतिया गांव के उसी घर में खड़ा होता और वह साया उसकी ओर बढ़ता। हर बार जब वह भागने की कोशिश करता, उसके पैर जकड़ जाते और साया उसके बेहद करीब आ जाता। यह सपना अब एक डरावनी हकीकत बन चुका था, क्योंकि कुछ दिनों बाद रोहन को अपने घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक रात रोहन सो रहा था जब अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि वहीं साया उसके कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रोहन की ओर देख रही थीं। रोहन की चीख गले में अटक गई और वह हिल तक नहीं पाया। वह साया धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब रोहन अपने दोस्तों से मिला तो उसने पूरी घटना बताई। चारों को समझ में आ गया था कि जो कुछ भी उन्होंने उस गांव में देखा वह उनके साथ अब भी जुड़ा हुआ था। वे उस गांव की काली आत्मा से अब तक छुटकारा नहीं पा सके थे। प्रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी तांत्रिक या सिद्ध व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इन आत्माओं के बारे में कुछ जानता हो। काफी खोजबीन के बाद वे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और फिर गंभीर होकर कहा, तुमने उस गांव में जो आत्मा देखी वह सिर्फ एक आम आत्मा नहीं है। वह गांव एक बहुत पुरानी और गहरी शाप में बंधा हुआ है। वह आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसे उसकी मौत का न्याय नहीं मिलेगा। चारों हैरान रह गए। अजय ने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हमें फिर से उस गांव में जाना पड़ेगा? तांत्रिक ने धीरे से सिर हिलाया। हां, तुमने जो दरवाजे खोल दिए हैं उन्हें बंद करने के लिए तुम्हें फिर से उस गांव में जाना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जा सकते। तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे आत्मा शांत हो सके। यह बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। तांत्रिक ने उन्हें कुछ मंत्र और अनुष्ठान सामग्री दी और समझाया कि उन्हें रात के समय उस गांव में जाकर यह अनुष्ठान करना होगा। आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे उसकी मौत के पीछे की सच्चाई सामने लानी होगी। यह सुनकर चारों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो वह साया उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। कुछ दिनों बाद वे फिर से धूपगढ़ गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही वहीं सन्नाटा और ठंडी हवा उनका स्वागत कर रही थी। वे उसी घर की ओर बढ़े जहां पिछली बार वह साया दिखाई दिया था। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। तांत्रिक के दिए हुए मंत्र, सामग्री और एक पवित्र रेखा जो उन्हें आत्मा से बचा सके। रात के अंधेरे में चारों ने घर के बीचों बीच अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा और तेज हो गई। दीवारों पर खून के धब्बे फिर से उभरने लगे और वह साया धीरे धीरे सामने प्रकट होने लगा। उसकी आंखें अब भी उसी तरह लाल थीं और उसकी विकृत शक्ल और भी डरावनी हो चुकी थी। साया ने एक बार फिर चीख मारी, लेकिन इस बार अजय ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों सता रहे हो? साया की चीखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया दिखाई दी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरे ही लोगों ने मार दिया। मैं उस क्रूर राजा का सेवक था जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया। जब गांव वालों ने राजा को मारने का निर्णय लिया तो उन्होंने मुझे भी दोषी समझकर मार डाला। मैं निर्दोष था, लेकिन मुझे शापित कर दिया गया। सच्चाई सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा की पीड़ा अब उनके सामने थी। उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया और आत्मा से माफी मांगी। धीरे धीरे साया गायब हो गया और हवा शांत हो गई। गांव में फैली ठंडक भी खत्म हो गई। अब वह गांव सच में वीरान हो चुका था, लेकिन इस बार बिना किसी भूतिया साए के। आत्मा को न्याय मिल चुका था और चारों दोस्त सुरक्षित लौट आए।
हालांकि उन्होंने तय किया कि वे इस घटना को हमेशा के लिए अपने दिलों में दफन कर देंगे, क्योंकि कुछ कहानियां हमेशा अनकही ही रहनी चाहिए। अजय, रोहन, प्रिया और नेहा ने तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद चैन की सांस ली थी। वे अपने अपने घर लौट चुके थे और कुछ समय के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा था। भूतिया गांव और उसकी आत्मा को वे अब अतीत का हिस्सा मान चुके थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ कहानियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। एक रात अजय के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। बस एक धीमी, अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने इसे इत्तेफाक समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन रोहन, प्रिया और नेहा को भी ऐसे ही कॉल आने लगे। वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। धीरे धीरे चारों दोस्तों को यह एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस आत्मा से वे मिले थे, उसने अपने न्याय के लिए भले ही माफी मांग ली हो, पर अब भी उस गांव में कुछ ऐसा था जो अधूरा था। एक दिन रोहन को अचानक पुरानी तांत्रिक की कही बातें याद आईं। तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा का शाप तभी पूरी तरह खत्म होगा जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी। लेकिन क्या वह इच्छा पूरी हुई थी? प्रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें फिर से उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वे सब डर के साए में फिर से तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तुम लोगों ने आत्मा का क्रोध शांत किया था, पर उसकी अंतिम इच्छा अब भी अधूरी है। तुम्हें फिर से उस गांव जाना होगा, इस बार आखिरी खेल खेलने के लिए। चारों दोस्तों के चेहरे पर भय की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस बार उन्हें गांव में जाकर उस आत्मा के जीवन से जुड़ी आखिरी चीज खोजनी होगी। वह चीज उस आत्मा की मुक्ति की कुंजी थी। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यह आखिरी काम बेहद खतरनाक हो सकता है। इस बार वे किसी तरह मन में साहस जुटाकर धूपगढ़ गांव के लिए फिर से निकल पड़े। गांव अब भी उतना ही वीरान था जितना पहले था, लेकिन इस बार हवा में कुछ और भी अजीब था, जैसे पूरा गांव उनकी निगरानी कर रहा हो। वे उसी घर में पहुंचे जहां पहले अनुष्ठान किया था, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। घर के अंदर घुसते ही एक भयानक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। चारों ने अपने आप को संभाला और अंदर घुस गए। जैसे ही वे घर के पुराने तहखाने में पहुंचे, उन्होंने वहां एक पुराना संदूक देखा। संदूक पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां अपना क्रोध उतारा हो। रोहन ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। अंदर उन्हें एक पुरानी किताब, एक खंजर और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़ते ही चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। यह चिट्ठी उस आत्मा की आखिरी इच्छा थी। उसमें लिखा था कि उसे जिस राजा ने धोखा दिया था, उस राजा की आत्मा अब भी गांव में कहीं भटक रही है, और जब तक उसे खत्म नहीं किया जाता, तब तक गांव का शाप खत्म नहीं होगा। तभी एक भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी। वे सब मुड़े और देखा कि वहीं साया फिर से सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह उनके पास आकर गुर्राते हुए बोला, तुमने मुझे न्याय दिलाया, पर मेरा प्रतिशोध अब भी अधूरा है। वह राजा अब भी इस गांव में छिपा है। उसे खत्म करो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि उन्हें अब एक आखिरी काम करना था। तांत्रिक ने जो खंजर दिया था, वही उस राजा की आत्मा को खत्म करने का माध्यम था। लेकिन सवाल यह था कि उस आत्मा को ढूंढा कैसे जाए। गांव के हर कोने में भटकने के बाद वे गांव के सबसे पुराने किले के पास पहुंचे। यह किला वही था जहां राजा का अंतिम समय हुआ था। चारों ने किले के अंदर प्रवेश किया। किले की दीवारों पर खून के पुराने निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। किले के एक गुप्त कमरे में वे राजा की आत्मा से रूबरू हुए। राजा की आत्मा ने उन्हें देखकर जोर की हंसी मारी। तुम मुझे मारने आए हो? मेरी शक्ति असीम है, तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। अजय ने बिना वक्त गंवाए खंजर निकाल लिया और राजा की आत्मा की ओर लपका। आत्मा ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खंजर के पवित्र स्पर्श से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार
खंजर आत्मा के अंदर घुस गया और राजा की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। गांव में अब पूरी तरह से शांति छा गई। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि अब वह भयानक शाप पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे वापस लौटे, इस बार हमेशा के लिए उस गांव से मुक्ति पाकर। लेकिन धूपगढ़ गांव आज भी खामोश खड़ा है, जैसे अपनी अगली कहानी का इंतजार कर रहा हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।